इमर्जेंस ऑफ स्वराजिस्ट एंड सोशलिस्ट आइडिया। ये चैप्टर दिखाता है कि जो 20th सेंचुरी का थर्ड डिकेड है वो किस तरह एक वाटरशेड टाइम है इंडियन हिस्ट्री के अंदर, क्योंकि उस टाइम पर हमें बहुत बड़े लेवल पर मास नेशनलिस्ट मूवमेंट देखने को मिले जो कि यूनाइटेड थे, जिसमें अलग अलग क्लास और कास्ट और रिलीजन के लोगों ने पार्ट लिया था एक साथ मिलकर। और हमने इस टाइम पर देखा कि कैसे पॉलिटिकल क्रिस्टलाइजेशन होता है पॉलिटिकल आइडियोलॉजी का, कि हम अभी देखेंगे क्योंकि हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि कैसे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में अलग अलग क्लासेस और कास्ट और रिलीजन के लोग एक साथ मिलकर आए थे। उन्होंने सिर्फ ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ ही नहीं, इंडिया के अंदर जो कुप्रथाएं उनके खिलाफ भी प्रदर्शन किया था। और अब हम आगे देखेंगे कैसे पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के अंदर क्रिस्टलाइजेशन होता है, कैसे गांधीयन आइडियोलॉजी से अलग अलग पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज निकलती हैं, और इंटरनेशनल पॉलिटिकल थिंकिंग्स जो है मार्क्सिस्ट और इसके अलावा सोशलिस्ट आइडियोलॉजी किस तरह इंडियन पॉलिटी के ऊपर असर डालती है, ये हम देखेंगे। तो जब नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट ख़त्म हो गया उसके बाद क्या हुआ, तो चोरी चौरा के इंसिडेंट के बाद गांधी जी को जो है ब्रिटिश पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था और 6 ईयर्स की जेल सेंटेंस उनको मिला था। तो उसके बाद क्या हुआ, जो कांग्रेस थी उसके अंदर मतलब डिसइंटीग्रेशन और डिसऑर्गेनाइजेशन और डीमोरलाइजेशन हो गया था, क्योंकि डेमोक्रेटाइजेशन लिख दिया यहाँ पर, डीमोरलाइजेशन आएगा, डीमोरलाइजेशन हो गया था, क्योंकि अब उनके पास थोड़ा वो क्लूलेस हो गए थे कि अब आगे हमको करना क्या है, क्योंकि ये एक मतलब पैसिव फेज था कि कुछ भी कोई इशू नहीं नज़र आ रहा है, कुछ आगे क्या किस तरह से प्रोसीड करना है ये समझ में नहीं आ रहा था कांग्रेस को। तो उन्होंने, और कांग्रेस के अंदर जो है आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस भी पैदा हो रहे थे, जैसे कि एक पार्ट था कांग्रेस का, दो अलग अलग पार्ट्स बन गए थे। एक पार्ट था जो कह रहा था कि हम जो बाइकआउट कर रहे थे और जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चला रहे थे हम उसी को आगे बढ़ाते हैं, और हम जो आगे हमें सिविल डिसओबीडियंस प्रोग्राम करना है उसके लिए हम प्रिपरेशन करते हैं। और इसके अलावा हम मासेस को कलेक्टिव करने के लिए, यूनाइट करने के लिए काम करते हैं, अनटचेबिलिटी और जो इंडिया के अंदर कुप्रथाएं उनके खिलाफ काम करते हैं, यानी कि एक तरह से ग्राउंड लेवल पे काम करना है और गवर्नमेंट को अपोज करना है, गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम नहीं करना है। और एक पार्ट था जो कि कह रहा था स्वराजिस्ट कि हम असेंबली में जाएंगे, इलेक्शन लड़ेंगे, और जो असेंबली में और काउंसिल में जो लॉ बनते हैं उसके अंदर जो भी इंडिया के अहित में होगा उसका हम विरोध करेंगे, उस प्रोसेस को हम ऑब्स्ट्रक्ट करेंगे, और हम जो हमारा जो बाइकआउट और जो विरोध का हम ये चला रहे हैं प्रोग्राम, इसको हम काउंसिल तक लेके जाएंगे। हम वहाँ पर जाकर भी बाइकआउट करेंगे उन कानूनों का जो इंडिया के हित में नहीं है, या फिर इंडियंस के हित में नहीं है, या इंडियन नेशनलिस्ट के हित में नहीं है ना। तो स्वराजिस्ट में कौन कौन मेंबर थे, मोतीलाल नेहरू और CR दास और अजमल खान। और इधर नो चेंजर्स में कौन कौन थे, जो कि कुछ बदलाव नहीं चाहते थे, वो चाह रहे थे कि जैसा नॉन कोऑपरेशन चल रहा है उसी को आगे बढ़ाते हैं और सिविल डिसोबीडियंस प्रोग्राम को भी आगे बढ़ाते हैं। उनमें कौन कौन थे, C राजगोपालाचारी जी और वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद और MA अंसारी, ये 4 लोग नो चेंजर्स की टीम में थे। ठीक है, तो क्योंकि ये दोनों मिलके, ये जो पूरे सारे लोग हैं यही लोग मिलके कांग्रेस बनाते थे, तो इन लोगों की मेजॉरिटी ज़्यादा थी, तो इन लोगों ने क्या करा कि यहाँ से अलग हो गए, जो कांग्रेस थी उससे अलग हो गए। और जब कांग्रेस का गया सेशन हुआ था 1922 में गया सेशन हुआ था कांग्रेस का, उसके अंदर क्या हुआ कि देखा जाए तो इनको मेजॉरिटी नहीं मिल रही थी, तो मोतीलाल नेहरू जो कि उस वक्त सेक्रेटरी थे प्रेसिडेंट के, कांग्रेस के, और CR दास जो कि प्रेसिडेंट थे कांग्रेस के, उन्होंने कांग्रेस के प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी पद से इस्तीफ़ा दे दिया, और तभी से कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी बना ली अलग होकर, और साथ में अजमल खान ने भी इनके साथ ज्वाइन किया।
और फिर वो कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी क्या बनी आगे चल के, स्वराज पार्टी बन गई। तो ये लोग तो कहलाए स्वराजिस्ट और ये कहलाए नो चेंजर्स, क्योंकि ये काउंसिल में नहीं जाना चाहते थे, ये काउंसिल को बाइकआउट करना चाहते थे और ग्राउंड लेवल पे काम करना चाहते थे, नॉन कोऑपरेशन और बाइकआउट वगैरह, ठीक है। अब स्वराजिस्ट के क्या आर्गुमेंट्स थे कि ये कह रहे थे कि हम काउंसिल में इंटर करके हम नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को बाइकआउट नहीं करेंगे या फिर उसको नेगेट नहीं करेंगे, हम उसके लिए एक नया रास्ता खोलेंगे, उसको एक नई जगह रिप्रेजेंट करने का। और इससे क्या होगा कि जो लोग हैं उनके अंदर एंथुजियाज्म बढ़ेगा, उनके अंदर उत्साह बढ़ेगा कि अब हमारी बात काउंसिल तक पहुंच रही है और गवर्नमेंट तक भी पहुंच पा रही है ना। तो और ये इससे क्या होगा कि जो अनडिज़ायरेबल एलिमेंट है, मतलब कि जो इंडिया के इंटरेस्ट में काम नहीं करेंगे वो लोग काउंसिल में नहीं जा पाएंगे। अगर जो नेशनलिस्ट हैं वो लोग ही काउंसिल में चले जाएंगे तो पॉलिटिकल इलेक्शन लड़के, ठीक है। और पॉलिटिकल स्ट्रगल कर जो है वो एक जगह होगी कॉलोनियल रूल को हटाने के लिए, ना कि उनको हेल्प करने के लिए। तो ये स्वराजिस्ट का जो था आर्गुमेंट था, स्वराजिस्ट पार्टी बनाने के लिए या फिर काउंसिल में इलेक्शन लड़ने के लिए, है ना। वहीं पर नो चेंजर्स का क्या आर्गुमेंट था कि जो हम कंस्ट्रक्टिव वर्क करना चाहते हैं, यानी कि हम जो ग्राउंड लेवल पे वर्क करना चाहते हैं, हम लोगों के साथ जुड़ना चाहते हैं, मासेस को इकट्ठा करना चाहते हैं, यूनाइट करना चाहते हैं आपस में, तो और हम जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चलाएंगे तो उससे क्या होगा कि जो पार्लियामेंट में काम हो रहा है और जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हो रहा है वो दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, क्योंकि ये कानून को तोड़ रहे हैं और वो कानून बना रहे हैं। तो उनका काम, स्वराजिस्ट का काम इन नो चेंजर्स को क्या करेगा, परेशान करेगा, इनके काम में बाधा डालेगा। और इससे क्या होगा कि जो रिवॉल्यूशन करने की जो चाह है वो थोड़ी कम हो जाएगी लोगों में, क्योंकि कहीं ना कहीं इन्हीं के लोग पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं, तो रिवॉल्यूशन की उतनी चाह नहीं आ पाएगी लोगों में। और पॉलिटिकल करप्शन भी एक चीज़ होती है कि पर्स और पावर के कारण लोग क्या करेंगे, जो केंद्र में बैठे हैं या सेंटर में बैठे हैं, काउंसिल में बैठे हैं, वो लोग कहीं ना कहीं करप्ट भी हो सकते हैं और वो कॉलोनियल रूल्स की तरफ भी झुक सकते हैं। तो इसीलिए ये कह रहे थे कि हम अगले फेज़ के लिए प्रिपेयर करते हैं, नो चेंजर्स कहते हैं, हम अगले फेज़ के लिए जो सिविल डिसोबीडियंस प्रोग्राम है उसके लिए प्रिपेयर करते हैं और जो है काउंसिल का बाइकआउट करते हैं। तो यहाँ से जो है कांग्रेस दो भागों में बट गई, एक तो नो चेंजर्स और एक स्वराजिस्ट, जिन्होंने एक पार्टी बनाई स्वराज पार्टी, जिसने आगे चल के इलेक्शन लड़ा था, ठीक है। पर इन दोनों ही ग्रुप्स को कहीं ना कहीं पता था कि पहले भी एक बार सूरत स्प्लिट हो चुका है, उसके कारण इंडिया का जो नेशनल स्ट्रगल है, जो फ्रीडम स्ट्रगल है, वो काफ़ी तरीक़ों से उसको नुकसान पहुंचा था, ठीक है। तो पहले भी एक बार स्प्लिट हो चुका है और कहीं ना कहीं दोनों ही ग्रुप्स को गांधी जी की लीडरशिप की ज़रूरत थी, क्योंकि उस वक्त क्या है, गांधी जी को एक नेशनल लीडर मान चुकी थी, सारे जितने भी इंडिया के लोग थे उनको एक नेशनल लीडर समझते थे, और वो एक यूनाइटेड फ्रंट यानी कि लोगों को एक साथ एकजुट करने में काफ़ी हद तक कामयाब थे। इसलिए दोनों ही ग्रुप्स को गांधी जी की बहुत ज़रूरत थी, है ना। तो स्वराजिस्ट ने क्या करा कि कांग्रेस की जो डिमांड्स थी कि उनको कंस्ट्रक्टिव वर्क करना है और साथ में ग्राउंड लेवल पे लोगों को यूनाइट करना है, ये सब जो करना है इन लोगों को, तो उसको स्वराजिस्ट ने मान लिया। बस उन्होंने कहा कि हम बस एक चीज़ नहीं मानेंगे आपकी, कि हम जो है लेजिस्लेटिव काउंसिल में जाएंगे और वहाँ पर इलेक्शन लड़के जाएंगे और वहाँ पर जो है गवर्नमेंट से हम डील करने की कोशिश करेंगे, नेगोशिएशंस करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब जो है इलेक्शन होने वाले थे नवंबर 1923 में, तो इसमें लेजिस्लेटिव काउंसिल का भी इलेक्शन होने वाला था और प्रोविंशियल असेंबलीज़ का भी इलेक्शन होने वाला था। प्रोविंशियल असेंबली ऐसे समझिए कि आज जो स्टेट लेजिस्लेचर के इलेक्शन होते हैं ना, स्टेट असेंबली के, वो प्रोविंशियल असेंबली के इलेक्शन है, और काउंसिल के जो इलेक्शन है वो लोकसभा के इलेक्शन जैसा है, ये सब समझ लीजिए। अब स्वराजिस्ट का मैनिफेस्टो क्या होता है कि जो पार्टी, कोई भी पार्टी जब इलेक्शन लड़ती है तो उनका एक मैनिफेस्टो होता है कि हम जो है इलेक्शन में जीत के आ जाएंगे तो हम क्या क्या काम करेंगे। तो स्वराजिस्ट का क्या क्या मैनिफेस्टो था कि ये सारा जो भी काम करेंगे वो एंटी इम्पीरियलिस्टिक होगा, यानी कि इम्पीरियल जो कॉलोनियल गवर्नमेंट है उसके खिलाफ होगा। और ये गवर्नमेंट की जो काले काम हैं, जो ये रॉलेट एक्ट लाए थे और इसके अलावा मॉन्टेग्यू क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म लाए थे, उन सबको एक्सपोज करेंगे कि उसमें क्या क्या गलतियाँ थी और वो किस तरह इंडिया के अपोज में था, ठीक है। और वो जितने भी नेशनलिस्ट हैं और रिवोल्यूशनरिस्ट हैं उन सबको रिप्रेजेंट करेंगे काउंसिल के अंदर, वो उन सब की एक आवाज़ बनेंगे काउंसिल में जाके। और जहाँ पर भी उनको लगेगा, स्वराजिस्ट को लगेगा कि कोई भी कानून
जो गवर्नमेंट ला रही है वो इंडिया के लोगों के हित में नहीं है, तो उसके लिए वो ऑब्स्ट्रक्शन पैदा करेंगे और उसके अंदर डेडलॉक लेके आएंगे। तो इलेक्शन होते हैं नवंबर 1923 के अंदर, और जो स्वराजिस्ट हैं उनको 42 सीट मिलती है सेंटर के अंदर आउट ऑफ 141 सीट। जो और जो कई सारे प्रोविंसेस में, ये जैसे कि यूनाइटेड प्रोविंस और सेंट्रल प्रोविंस, इनके अंदर इनकी क्लियर मेजॉरिटी थी इनके प्रोविंशियल असेंबली के अंदर, है ना। और इन्होंने क्या करा था, सेंटर में भी कोalition गवर्नमेंट बना ली थी। लिबरल्स और कुछ इंडिपेंडेंस लोग जैसे जिन्ना और मालविया, इनके साथ मिलकर कोalition गवर्नमेंट बना ली थी। तो वहाँ पर भी उन्होंने आउट नंबर कर दिया था किसको, ब्रिटिश गवर्नमेंट को। तो और इन्होंने एक बात और प्रूफ कर दी थी गांधी जी का विश्वास जीतने के लिए, कि ये एक कॉलोनियल लिम्ब नहीं बन गए थे, मतलब कि एक कॉलोनियल गवर्नमेंट का ही एक सेकंड हैंड नहीं बन गए थे कि वो अब काउंसिल में जाके और उन्हीं का ही काम कर रहे हैं इंडियंस के खिलाफ। ऐसा नहीं करा उन्होंने। तो इस तरह से उन्होंने गांधी जी का भी जो है भरोसा जीत लिया था। अब गांधी जी जो है वैसे तो उनको 6 ईयर का जेल टर्म होता है, सेंटेंस होता है, पर क्योंकि उनको 1924 के अंदर फरवरी में जो है जेल से रिलीज़ कर देते हैं ऑन हेल्थ ग्राउंड्स। तो शुरुआत में तो गांधी जी जो थे स्वराजिस्ट की आइडियोलॉजी के अपोज में थे, पर उनको जल्दी एहसास हो गया कि जो ये बाइकआउट, काउंसिल को बाइकआउट करने का जो आइडिया है ये काउंटर प्रोडक्टिव हो सकता है, क्योंकि अगर हम लोग नहीं जाएंगे तो कोई तो जाएगा काउंसिल में, और अगर कोई जाएगा और अगर उसने इंडिया के ख़िलाफ़ जो कानून बन रहे हैं उसका सपोर्ट कर दिया और हमारे इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट नहीं कर पाया काउंसिल के अंदर जाके, तो ये हमारे लिए नुकसान की बात हो जाएगी। तो ये एक तरह से काउंटर प्रोडक्टिव हो सकता था ये फैसला, इसलिए गांधी जी ने इस बात को समझते हुए और फिर बाद में सपोर्ट करा स्वराजिस्ट पार्टी को। और फिर बेलगाम सेशन 1924 के अंदर ये एग्रीमेंट हुआ कांग्रेस और स्वराजिस्ट पार्टी के बीच में कि स्वराजिस्ट पार्टी एक कांग्रेस का पार्ट बन के ही काउंसिल के अंदर काम करेगी। तो स्वराजिस्ट ने क्या क्या काम किए काउंसिल के अंदर और उनके क्या क्या ड्रॉबैक्स रहे, ये हम देखेंगे। पहले हम देखते हैं कि उनका कैसा एक्सपीरियंस रहा काउंसिल के अंदर, जो गवर्नमेंट काउंसिल बनी थी उनका उसमें किस तरह का एक्सपीरियंस रहा। तो शुरुआत से ही उनकी पावर जो है धीरे धीरे कम होना शुरू हो गई थी काउंसिल के अंदर, क्योंकि स्वराजिस्ट के बीच में कई तरह के स्प्लिट्स देखने को मिले थे। कई सारे मेंबर्स ने पार्टी को छोड़ दिया था और कई सारे कम्युनल राइट्स भी हो रहे थे, हिंदू मुस्लिम राइट्स हो रहे थे इंडिया के अंदर। इस वजह से क्या हुआ कि उनकी पावर शुरू से डिक्लाइन होना शुरू हो गई थी। और फिर गवर्नमेंट ने भी डिवाइडिंग स्ट्रेटेजी को अपनाया। उन्होंने क्या करा कि जो मिलिटेंट हैं पार्टी के अंदर उनको अलग किया मॉडरेट से, अलग किया, ठीक है। और जो हिंदूज़ हैं उनको मुस्लिम से अलग किया, हिंदूज़ को मुस्लिम से अलग कर दिया ताकि सपोर्ट छीन जाए गवर्नमेंट का। जो मुस्लिम लीडर्स हैं वो स्वराजिस्ट पार्टी को छोड़ दें, ठीक है। और कई सारे मुस्लिम जो लीडर्स थे उन्होंने इसलिए भी पार्टी को छोड़ दिया क्योंकि जो स्वराजिस्ट पार्टी थी वो बंगाल के अंदर जो मुस्लिम टेनेंट्स थे वो ज़मींदारों, उनके ऊपर जो ज़मींदारी के ख़िलाफ़ बंगाल में प्रोटेस्ट कर रहे थे, उसके अंदर बंगाली टेनेंट्स का वो सपोर्ट नहीं कर पाए स्वराजिस्ट। इसलिए कई सारे मुस्लिम स्वराजिस्ट ने पार्टी को छोड़ दिया। और कुछ लीडर्स जो थे वो रिस्पॉन्सिविस्ट थे, यानी कि उन्होंने क्या करा कि जो वही करप्शन वाली बात कि उन्होंने गवर्नमेंट की तरफ से जो ऑफिस मिल रहे थे होल्ड करने को या फिर जो भी पोस्ट मिल रही थी उनके ऊपर उन्होंने सोचा कि इस पे जल्दी से इनको एक्वायर कर लेते हैं ताकि हम पावर में आ सकें, ठीक है। और कम्युनल एलिमेंट तो था ही सही। कई सारे जो लीडर्स थे उनके ऊपर एक्विजिशंस लगे कि जैसे कि मोतीलाल नेहरू के ऊपर एक्विजिशन लगा कि ये एंटी हिंदू है, तो उन्होंने जो है काउंसिल में जाने से मना कर दिया कि मैं एज अ टैग ऑफ एंटी हिंदू का टैग लेकर काउंसिल में नहीं जाऊंगा। और कई सारे मुस्लिम कम्युनिस्ट ने क्या स्वराजिस्ट को टैग लगाया कि ये एंटी मुस्लिम
पार्टी है एक तरह से। तो स्वराजिस्ट पार्टी को कहा गया कि एंटी मुस्लिम है, तो ये कम्युनल एंगल इसके अंदर आ गया, और मोतीलाल नेहरू के ऊपर टैग लगा कि एंटी हिंदू है। तो इस तरह क्या हुआ कि जो मेन लीडरशिप थी उन्होंने काउंसिल से विड्रॉ कर लिया। तो इसके बाद क्या हुआ, 1926 के अंदर दोबारा इलेक्शन हुए सेंटर के और स्टेट लेजिस्लेचर प्रोविंशियल असेंबली के। तो उसमें जो है 40 सीट्स जो है स्वराजिस्ट ने जीती। पर इस बार जो है लीडरशिप चेंज हो चुकी थी। कुछ जो अनदर सेक्शन है, यानी कि दूसरे लोग हैं स्वराजिस्ट पार्टी के, उन लोगों ने पार्ट लिया इलेक्शन में। जो मेन लीडरशिप थी उन्होंने पार्ट नहीं लिया, मोतीलाल नेहरू और जिन्ना, इन लोगों ने पार्ट नहीं लिया। और इसके बाद क्या हुआ कि मद्रास और जो दूसरे प्रोविंशियल असेंबलीज थी उसमें भी बहुत ही कम सीट मिली थी उन्हें। तो ये एक तरह से इनकी जीत नहीं थी और इनको मेजोरिटी भी नहीं मिल पाई कहीं पे। तो ये एक तरह से हार गए थे इलेक्शन। और फिर उसके बाद लाहौर सेशन हुआ 1930s में, और फिर वहाँ पर जो है कांग्रेस पार्टी ने, कांग्रेस का लाहौर सेशन हुआ 1930 में। वहाँ पर पूर्ण स्वराज के लिए मांग उठाई और उसका गोल बनाया कांग्रेस पार्टी ने, और फिर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट्स को लॉन्च किया। तो इसके बाद स्वराजिस्ट थे वो जो है गेम से बाहर हो गए। और फिर उसके बाद हम देखेंगे कि स्वराजिस्ट की अचीवमेंट्स क्या क्या थी जो है काउंसिल के अंदर। तो सबसे पहले तो उन्होंने एक मेजॉरिटी हासिल कर ली थी कोलिशन के साथ। जो मैंने बताया कि लिबरल्स और जिन्ना के साथ उन्होंने मिलकर एक कोलिशन गवर्नमेंट बनाई थी, उसके अंदर उन्होंने एक मेजॉरिटी हासिल कर ली थी। और उन्होंने कई सारे नेशनल इश्यूज़ पे जो है स्पीचेस दी, जैसे कि सेल्फ गवर्नमेंट हो गया, सिविल लिबर्टी, इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो इंडिया के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसे करना है, तो इन सब चीज़ों के ऊपर उन्होंने स्पीच दी काउंसिल के अंदर। और फर्स्ट एवर इंडियन स्पीकर इन इंडियन लेजिस्लेचर काउंसिल, तो वो थे विट्ठल भाई पटेल, जो कि एक फाउंडिंग मेंबर थे स्वराज पार्टी के, और भाई थे किसके, एल्डर ब्रदर थे किसके, वल्लभ भाई पटेल के, है ना। और फिर जो स्वराजिस्ट पार्टी थी उन्होंने अपोज किया किसका, पब्लिक सेफ्टी बिल, जो कि गवर्नमेंट लेके आई थी। किस लिए लाई थी, इसका मेन उद्देश्य क्या था कि जो ऐसे लोग हैं जो बाहर से हमारे यहाँ आए हैं, फॉरेनर्स आए हैं, और जो कि कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट आइडियोलॉजी को सपोर्ट करते हैं और उसको यहाँ पर प्रोपोगेट करते हैं, उनको यहाँ से क्या करना है, डिपार्ट करना है, बाहर भेजना है। तो ये क्या था, पब्लिक सेफ्टी बिल, कि उन लोगों को यहाँ से बाहर भेजना है जो कम्युनिस्ट और सोशलिस्टिक आइडियोलॉजी को यहाँ पर प्रोपोगेट करते हैं, ठीक है। तो और फिर इन्होंने एक क्रिएटिव यूज़ जो है काउंसिल का वो करके दिखाया था स्वराजिस्ट पार्टी ने, कि जो मॉन्टफोर्ड यानी कि मॉन्टेग्यू क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स आए थे 1919 के अंदर, उसको एक्सपोज किया था कि वो कैसे इम्पीरियल थे नेचर के अंदर, और उन्होंने जो डायरकी सिस्टम लेके आए थे वो किस तरह एक्सप्लॉयटेटिव था इंडियंस के खिलाफ, ठीक है। तो ये सब उन्होंने एक्सपोज किया काउंसिल में जाकर। क्योंकि इनकी मेजॉरिटी थी तो इन्होंने जो पब्लिक सेफ्टी बिल आया था इसको भी पास होने से रोक दिया था एक मेजॉरिटी के साथ। तो स्वराजिस्ट पार्टी के ड्रॉबैक्स क्या थे कि ऑब्स्ट्रक्शनिज़म के भी कुछ है ना लिमिटेशंस होते हैं, यानी कि आप जैसे गवर्नमेंट काम कर रही है तो आप उसको कितना ऑब्स्ट्रक्ट कर लोगे, तो उसकी एक लिमिटेशन होती है। उसके बाद फिर आपको जो है काउंसिल से बाहर कर दिया जाएगा, आपकी सदस्यता छीन ली जाएगी, इस तरह से जो है कार्रवाई होती है सदन की। तो इसलिए उसकी एक लिमिटेशन होती है ऑब्स्ट्रक्शनिज़म की। और फिर क्योंकि कोएलिशन गवर्नमेंट थी तो आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस तो होते ही हैं, तो इसलिए भी ये स्वराजिस्ट पार्टी आगे चल नहीं पाई और मेजॉरिटी जो है उन्होंने धीरे धीरे लूज़ कर दी थी। फिर आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस की वजह से कई सारे लीडर्स ने पार्टी भी छोड़ दी थी, और कई सारे लीडर्स जो हैं लालच में आ गए थे पर्क्स और प्रिविलेजेस के, है ना, और पावर के, जो कि उनको ऑफ़र की गई थी ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। और जो मुस्लिम लीग का सपोर्ट था, यानी कि मुस्लिम लीडर्स का जो सपोर्ट था वो भी लूज़ कर दिया था स्वराजिस्ट पार्टी ने, क्योंकि उन्होंने सपोर्ट नहीं कर पाए थे बंगाली टेनेंट्स को। वहाँ पर जो लैंडलॉर्ड और जो ज़मींदारी के खिलाफ प्रोटेस्ट चल रहा था बंगाल के अंदर, है ना। और एक
कम्युनिकेशन का भी इशू था कि जो लेजिस्लेचर के अंदर जो मिलिटेंसी है, यानी कि जो यंग लीडर्स हैं जो कि रिवोल्यूशनरीज भी हैं, तो वो मासेस से डायरेक्ट कनेक्ट नहीं हो पा रहे थे और उनके कनेक्शन का एक ही उनके पास ज़रिया था कि वो न्यूज़पेपर के थ्रू उनसे कांटेक्ट करें। पर वो इतना पॉसिबल नहीं था क्योंकि हर कोई उस वक्त पढ़ना भी नहीं जानता था और न्यूज़पेपर की एक मिनिमम रीच होती थी, तो इस वजह से कम्युनिकेशन गैप भी देखने को मिला था। तो ये तो स्वराजिस्ट पार्टी के काम और उनका जो लेजिस्लेचर वर्क था और उसके अंदर उन्होंने जितना इंडिया के लिए और नेशनलिज्म के लिए किया वो सब हमने देखा। अब इसके बाद हम देखते हैं कि कैसे नो चेंजर्स जो थे, कांग्रेस पार्टी थी, मेन कांग्रेस पार्टी, उन्होंने किस तरह से काम किया। तो उन्होंने सबसे पहले तो जैसा कि है कंस्ट्रक्टिव वर्क करा कि जो ग्राउंड लेवल पे काम होता है कि मासेस के साथ कनेक्ट करना और उनको कलेक्ट करना और यूनाइट करना एक नेशनलिस्ट फ्रंट की तरह तैयार करने के लिए, ताकि एक मास सिविल डिसोबीडियंस और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हो सके आगे भी, है ना। तो अलग अलग सोसाइटी के दूसरे अलग अलग सेक्शन से उनके साथ उन्होंने कनेक्ट करने की कोशिश करी। आश्रम्स जो थे उन आश्रम्स के अंदर भी जा जाके उन्होंने काम किया, जैसे कि खेड़ा और बरदौली के अंदर। और जो यंगस्टर्स थे उन्होंने ट्राइबल्स और लोअर कास्ट पीपल्स के लिए भी काम किया, है ना। और उन्होंने खादी और चरखे को पॉपुलराइज किया लोगों के बीच में जा जाके, है ना। और उन्होंने नॉन कॉलोनियल आइडियोलॉजिकल स्कूल बनाए, ऐसे स्कूल जहाँ पर कॉलोनियल आइडियोलॉजी के खिलाफ या फिर उनसे अलग ऐसी स्कूल में ट्रेनिंग दी जा रही थी, जहाँ पर स्टूडेंट्स को वो चीज़ सिखाई जा सके कि कॉलोनियल रूल किस तरह इंडिया के लिए अच्छा नहीं है ना। और फिर उन्होंने हिंदू मुस्लिम यूनिटी के लिए भी काम किया और बाइकआउट के ऊपर तो वो शुरू से काम कर ही रहे थे, जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से ही कि, और जो स्वराजिस्ट मूवमेंट था उससे ही, कि हमको फॉरेन क्लॉथ्स का बाइकआउट करना है, लिक्वर का बाइकआउट करना है। और उन्होंने कई सारे जो बाढ़ पीड़ित लोग थे उनकी भी मदद करी। और वो इन्होंने एक जो अनटचेबल्स हैं उन लोगों के लिए भी मूवमेंट किया कि अनटचेबिलिटी को हटाना है इंडिया से, है ना। और फिर ये एक धीरे धीरे जब इन्होंने एक मासेस के साथ कनेक्शन बना लिया, यानी कि पब्लिक के साथ कनेक्शन बना लिया, तो उन्होंने एक तरह से जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हुआ था आगे चल के, तो उसमें इन्होंने एक तरह से बैकबोन का काम किया क्योंकि इनने अच्छे खासे कनेक्शंस बना लिए थे पब्लिक के साथ, है ना। तो अब कंस्ट्रक्टिव वर्क जो था इन लोगों का, कांग्रेस पार्टी का, इसके भी कई सारे क्रिटिक्स हैं। कि एक तो जो खादी जो ये बना रहे थे, है ना, खादी को प्रमोट कर रहे थे, खादी को जो ये लोग प्रमोट कर रहे थे वो कॉस्टलियर थी जो इम्पोर्टेड क्लॉथ थे उनके मुकाबले, क्योंकि इम्पोर्टेड क्लॉथ बन के आते थे फैक्ट्री से, मशीन से, और खादी जो बनती थी वो ह्यूमन पोटेंशियल से बनती थी। तो इसमें क्या हुआ कि खादी कॉस्टलियर होती थी, बनाने में महंगी पड़ती थी। और जो कॉलेज और स्कूल डिग्री और जो सर्टिफिकेट दे रहे थे, तो जो गवर्नमेंट स्कूल और गवर्नमेंट कॉलेज हैं वहाँ की डिग्री पाकर क्या होता था, जो स्टूडेंट है वो जो उसको जॉब मिलती थी, तो वो जॉब के लालच में उसने क्या करा कि जो नेशनलिस्ट स्कूल थे जहाँ से डिग्री नहीं मिल सकती थी किसी को भी और कोई जॉब नहीं मिलती, सिर्फ शिक्षा मिल सकती थी, तो उन्होंने उसको जाना वहाँ पे प्रेफर नहीं करा और जो गवर्नमेंट कॉलेज थे उनको ही ज्वाइन कर लिया वापस से। और फिर क्या हुआ कि अनटचेबल्स के लिए तो काम करते थे, पर उन्होंने कभी भी लैंडलेस और जो लेबर्स हैं, जो एग्रीकल्चर लेबर्स हैं, उनके लिए उनकी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स के बारे में कभी सोचा ही नहीं। तो क्योंकि वही लोग तो सबसे ज़्यादा अनटचेबल्स हैं ना। अनटचेबल्स कौन थे? जिनके पास लैंड नहीं थी, है ना, और जो लेबर्स की तरह काम करते थे खेतों में, तो उनके अनटचेबिलिटी के खिलाफ तो उन्होंने मूवमेंट किया, पर उनकी जो इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स थी इन लोगों की, उसके ऊपर उन्होंने कोई काम नहीं किया, है ना। तो देखा जाए तो स्वराजिस्ट और नो चेंजर्स दोनों ही देश को यूनाइट करने के लिए और देश की फ्रीडम के लिए ही काम कर रहे थे, पर उनके आइडियोलॉजी थी वो डिफरेंट थी, पर उनका गोल यूनाइटेड था, सेम था। अब क्या होता है कि इसी के साथ साथ एक सोशलिस्ट और मार्क्सिस्ट सोशलिस्ट आइडियोलॉजी भी इंडिया के अंदर इमर्ज हो रही थी धीरे धीरे। तो ये कहाँ से इंस्पायर्ड थी? ये रशियन रिवॉल्यूशन से इंस्पायर्ड थी, सोवियत रिवॉल्यूशन से, है ना। और इस रिवॉल्यूशन ने इंडिया में कई सारे ग्रुप्स को इंस्पायर किया था जो कि सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को मानते थे। तो दो चीज़ें होती है, ये दो वर्ड हैं, एक तो
कम्युनिज़म और एक था कम्युनलिज़म। ये दोनों अलग अलग वर्ड है, ठीक है। ये दोनों वर्ड जो हैं अलग अलग हैं, एक दूसरे से एसोसिएटेड नहीं है। जो कम्युनिज़म होता है इसका मतलब होता है कि ये सोशलिज़म से इंस्पायर्ड है, कि इसका मतलब है कि सोसाइटी में सभी लोग बराबर हैं और जो भी देश के रिसोर्सेज हैं वो सभी लोगों में बराबर बँटने चाहिए। ये होता है कम्युनिज़म। और कम्युनलिज़म जो होता है वो रिलीजन से रिलेटेड होता है, कि ये मेरा रिलीजन है और जो भी है मेरा एक व्यक्ति का जो भी रिलीजन होता है ये मेरा रिलीजन है, और इस रिलीजन से एसोसिएटेड होकर ही मैं जो भी काम करूँगा वो भले देश के हित में करूँगा, अपने हित में करूँगा या किसी के भी हित में करूँगा, तो वो मैं रिलीजन से एसोसिएट होकर ही करूँगा। मैं इससे रिलीजन के दायरे से बाहर नहीं जाऊँगा, है ना। और कम्युनिज़म क्या होता है, वो बोलता है कि देश में जितने भी एसेट्स हैं, जितने भी रिसोर्सेज हैं वो सभी के हैं और सभी का उस पर बराबर हक है। ये सोशलिज़म, कम्युनलिज़म और मार्क्सिज़म बोलता है, ठीक है। तो ये दो वर्ड्स में डिफरेंस जानना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आगे चल के कन्फ्यूजन हो सकता है इन दोनों वर्ड्स के अंदर, है ना। तो सोवियत रिवॉल्यूशन से जो है ये पॉपुलर हुआ था मार्क्सिज़म और सोशलिज़म, है ना। और कई सारे जो ग्रुप्स थे इंडिया के अंदर जो कम्युनिज़म और सोशलिज़म को प्रमोट करते थे, ये इंस्पायर्ड थे सोवियत रिवॉल्यूशन से, है ना। और इसी के चलते जो इंडिया के अंदर जो कांग्रेस है उसके अंदर लेफ़्ट विंग का राइज़ हुआ, जिसमें जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जो कि उस वक्त यंग लीडर्स हुआ करते थे, वो उन लोगों ने यंग लोगों के साथ मिलकर कई सारे ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्मेशन किया, ठीक है। और जो सोशलिस्टिक और मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी वाले जो लोग थे, ये जो लेफ़्ट विंग के ये नेता वगैरह जो थे, इन लोगों ने जो है, ये लोग स्वराजिस्ट और नो चेंजर्स की आइडियोलॉजी से भी डिसएग्री थे, कि उनको लगता था कि ये भी जो कर रहे हैं ये इतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं है इंडिया के फ्रीडम के लिए, ठीक है। और इनका तो सीधा सा एक गोल था कि पूर्ण स्वराज, हमको ना कुछ डोमिनियन स्टेट चाहिए, ना हमको सेल्फ गवर्नमेंट चाहिए, हमको पूर्ण स्वराज चाहिए, है ना। और ये एंटी इम्पीरियलिस्टिक तो थे ही सही, साथ में ये एक चीज़ के और खिलाफ थे, कैपिटलिस्ट और लैंडलॉर्ड जो है ना, कैपिटलिस्ट और लैंडलॉर्ड्स के बीच में जो क्लास ऑपरेशन होता है ना, कि एक जो लैंडलॉर्ड है और एक कैपिटलिस्ट है जिसके पास वेल्थ या इंडस्ट्रीज़ हैं, है ना, तो उनके बीच में एक म्यूचुअल एग्रीमेंट हो जाता है कि चल ठीक है, तू मेरा फ़ायदा कर, मैं तेरा फ़ायदा करता हूँ, और इस तरह से एक ही जगह पर जो है वेल्थ कंसंट्रेट हो जाती है कुछ लोगों के बीच में, है ना। तो इसके वो खिलाफ थे, कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ के खिलाफ, क्योंकि वो मानते थे कि सारा का सारा जो रिसोर्स है इंडिया का या फिर किसी भी देश का, वो सभी लोगों के लिए है देश के अंदर, वो किसी भी एक व्यक्ति के लिए नहीं है, ठीक है, या फिर कुछ लोगों के लिए नहीं है। तो ये मार्क्सिस्ट और सोशलिस्ट आइडियोलॉजी थी जो कि इंडिया में आई थी उस वक्त 1920s, यानी थर्ड डिकेड की बात हो रही है यहाँ पर। 1920 से लेकर 1920 से लेकर 1930 तक। अब जो सोशलिस्ट आइडियोलॉजी है उसके अंदर कुछ डेवलपमेंट्स हुए इंडिया के अंदर, जैसे कि एक तो कम्युनिस्ट पार्टी का गठन हुआ 1920 में। ये कहाँ पर हुआ था, जो ताशकंद है वहाँ पर, जो ताशकंद है आज के उज़्बेकिस्तान में, जो कि उज़्बेकिस्तान की कैपिटल भी है, वहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टी का इंडिया का फॉर्मेशन हुआ था, है ना। तो इसके फाउंडर कौन थे, अंबानी मुखर्जी और एम.एन. रॉय। एम.एन. रॉय एक मेन कैरेक्टर है इंडियन हिस्ट्री के अंदर, इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे कि ये एक फर्स्ट इलेक्टेड लीडर थे कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर, मानी कमेंटर्स। जो कमेंटर्स कौन होते थे, जो इंटरनेशनल कम्युनिस्ट पार्टीज़ जो होती थी, कम्युनिस्ट विचारधारा की जो पार्टीज होती थी, उनके जो मेंबर्स होते थे उनको कमेंटर्स बोलते थे। तो ये फर्स्ट इलेक्टेड लीडर्स थे इंडिया से जो कि उनके लीडर बने थे, है ना। और फिर 1924 में एक बोल्शेविक कॉन्स्पिरेसी होती है। अब ये कॉन्स्पिरेसी जो हुई थी, बोल्शेविक कॉन्स्पिरेसी और मेरठ कॉन्स्पिरेसी, इसमें इनका गोल रहता है, कम्युनिस्ट पार्टी के जो मेंबर्स हैं और जो रिवोल्यूशनरीज़ हैं, इनका गोल रहता है कि स्ट्राइक करना है गवर्नमेंट के ख़िलाफ़
और इम्पीरियलिज़म को ख़त्म करना है ना, इम्पीरियलिज़म को ख़त्म करना है और जो है कंप्लीट सेपरेशन करना है इंडिया का ब्रिटेन से। और इसके लिए हमको चाहे स्ट्राइक करना पड़े या वॉयलेंट रिवॉल्यूशन करना पड़े, हम करेंगे। तो ये बोल्शेविक कॉन्स्पिरेसी थी, ठीक है। ये इस तरह का प्लान जो इन्होंने बनाया था, ठीक है। ये कानपुर में इन्होंने करी थी। कॉन्स्पिरेसी मतलब षड्यंत्र बनाना, ठीक है। और फिर एक मेरठ कॉन्स्पिरेसी जिसमें इन लोगों ने रेलवे स्ट्राइक को ऑर्गेनाइज करा था, है ना। तो ताकि वो गवर्नमेंट को ओवरथ्रो कर पाए और पैरालाइज कर पाए। इसमें कई सारे पीजेंट्स ने, यानी कि कई सारे किसानों ने, किसान मजदूरों ने और वर्कर्स ने पार्ट लिया था। और इसमें इन लोगों ने पूरे इंडिया में जाकर जगह जगह पर मार्क्सिस्ट और कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी का प्रोपोगेशन किया था। पर जो है गवर्नमेंट ने इनके ऊपर बहुत ज़्यादा क्रैकडाउन, मतलब कि बहुत इनको ब्रूटली इस सारी कॉन्स्पिरेसी को दबा दिया और इनके ऊपर अटैक करके और कई सारे लोगों को जो है जेल में डाल दिया। और फिर जब कई सारे कम्युनिस्ट लीडर्स को जेल में डाल दिया तो इनकी जो पार्टी है वो टूट गई और फिर आगे ये कुछ प्रोग्रेस नहीं कर पाए, है ना। पर जितने भी कम्युनिस्ट ग्रुप थे और पीजेंट्स थे और पार्टीज थी, वो कहीं ना कहीं एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए इंडियन नेशनल मूवमेंट्स का। और उन्होंने कई सारे काम करे कांग्रेस के साथ भी मिलकर एक गवर्नमेंट यहाँ से ब्रिटिश गवर्नमेंट को हटाने के लिए। अब जो 1920s से लेकर 30s तक का जो एरा है 1920s से 30s का एरिया जो है, इसमें यूथ का क्या पार्टिसिपेशन रहा और ख़ासकर जो ये सोशलिज़म और मार्क्सिज़म से इंस्पायर होकर किस तरह इंडियन यूथ ने नेशनल स्ट्रगल में पार्टिसिपेट किया। तो सबसे पहले एक स्टूडेंट लीग का फॉर्मेशन हुआ था 1928 के अंदर। 1928 के अंदर स्टूडेंट लीग का फॉर्मेशन हुआ था जिसके प्रेसिडेंट थे यंग जवाहरलाल नेहरू उस टाइम के। और उन्होंने ऑल बंगाल स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस भी एक करी थी, कहाँ पर जाकर, बंगाल के अंदर। और कई सारे किसानों ने भी आंदोलन करे, खासकर जो टीनेंसी लॉ हैं उनको रिवाइज़ करने के लिए, यानी बदलने के लिए। क्योंकि उस टाइम क्या होता था कि कई सारे जो मज़दूर होते थे, खेती करने वाले किसान होते थे, उनसे उनकी ज़मीन छीन ली जाती थी और उनको कर्ज़ में डुबा दिया जाता था। और क्या होता था कि उनको टैक्स में भी कोई रिलीफ नहीं मिलता था। तो इस वजह से उनका प्रोटेक्शन करने के लिए, उनको बचाने के लिए जो है पेजेंट्स ने, किसानों ने प्रोटेस्ट किए थे इस टीनेंसी लॉ को रिवाइज़ करने के लिए। तो ये जो प्रोटेस्ट है कई सारे एरियाज़ में फैला, जैसे कि आंध्र प्रदेश, राजस्थान और जो बॉम्बे और मद्रास में जो रॉयतवाड़ी एरियाज़ हैं और गुजरात में जो रॉयतवाड़ी एरियाज़ हैं, वहाँ तक ये पीजेंट्स का और किसानों का प्रोटेस्ट पहुँचा। और बरदौली सत्याग्रह जो कि वल्लभ भाई पटेल ने लीड करा था, वो भी इसी टाइम हुआ था 1928 के अंदर, ठीक है। और कई सारे ट्रेड यूनियंस का फॉर्मेशन हुआ और उसके अंदर जो प्रेसिडेंट थे ट्रेड यूनियन, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे वो थे लाला लाजपत राय। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC, इसके फर्स्ट प्रेसिडेंट थे लाला लाजपत राय और जनरल सेक्रेटरी थे दीवान चमन लाल, है ना। तो ये इसके सेक्रेटरी थे, जनरल सेक्रेटरी। और कई सारी स्ट्राइक्स इन्होंने करी और इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट स्ट्राइक्स है वो है खड़गपुर की रेलवे स्ट्राइक जो 1920s में हुई थी, और टाटा आयरन एंड स्टील वर्क की जो स्ट्राइक थी वो हुई थी जमशेदपुर में, और बॉम्बे टेक्सटाइल मिल स्ट्राइक जिसमें करीब 1,50,000 वर्कर्स ने स्ट्राइक करी थी, और बकिंगम कर्नाटिक मिल स्ट्राइक जो 1928 में हुई थी। और 1 मई को जो है मे डे सेलिब्रेट हुआ था, कहाँ पर, इंडिया के अंदर 1923 में,
जब 5 लाख से ज़्यादा वर्करों ने स्ट्राइक्स में भाग लिया था। और कास्ट मूवमेंट्स भी हुए थे, जिसमें कई सारी पार्टी जैसे जस्टिस पार्टी मद्रास और सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट जो कि पेरियार ने लीड किया था वो मद्रास में, और महाराष्ट्र, केरला, पंजाब, बिहार, यहाँ पर भी सब दूर कास्ट मूवमेंट्स हुए थे। और कास्ट मूवमेंट के थ्रू क्या हुआ था कि जितने भी कॉन्ट्राडिक्शन थे इंडियन सोसाइटी के अंदर, उन सबको एक्सप्रेस होने का मौका मिला था कास्ट मूवमेंट के थ्रू। क्योंकि कास्ट मूवमेंट में ज़्यादातर जो इन्वॉल्व थे वो लोअर कास्ट और गरीब किसान मजदूर इन्वॉल्व थे, और उन सब ने एक साथ मिलकर इसके अंदर पार्ट लिया था। तो ये था सोशलिज्म और स्वराजिस्ट और सोशलिस्टिक आइडियोलॉजी कैसे इंडिया के अंदर आई और किस तरह उसने इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल में पार्ट लिया। इसके आगे हम देखेंगे कैसे रिवोल्यूशनरीज थे इंडिया के अंदर, उनकी क्या क्या एक्टिविटीज़ थी और कैसे उसने इंडिया के अंदर फ्रीडम स्ट्रगल में पार्ट लिया था। तो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।